ड्राइवर मोटर ले चला। कनक उतरी कि एक दरबान ने कहा, मेम साहब बैठी हैं। वो सीधे अपने पढ़ने वाले कमरे में चली गई। सर्वेश्वरी मिसेस कैथरीन के पास बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार के जाने के बाद से सर्वेश्वरी के मन में एक आकस्मिक परिवर्तन हो गया था। वो अब कनक पर नियंत्रण करना चाहती थी। उसे मानव स्वभाव की बड़ी गहरी पहचान थी। कुछ दिन अभी कुछ ना बोलना ही वो उचित समझती थी। कैथरीन के इस संबंध में उसने सलाह मांगी। बहुत कुछ वार्तालाप के बाद उसने कैथरीन को कनक के गार्जियन के तौर पर कुछ दिनों के लिए नियुक्त कर लेना उचित समझा। कैथरीन ने भी 6 महीने तक के लिए आपत्ति न की। फिर उसे यूरोप जाना था। उसने कहा, अच्छा हो अगर उस समय आप कनक को पश्चिमी आर्ट, नृत्य, गीत और अभिनय की शिक्षा के लिए यूरोप भेज दें। कनक में जैसा एकाएक परिवर्तन हो गया था, उसका ख्याल कर सर्वेश्वरी इस शिक्षा पर उसके प्रवृत्त होने की शंका कर रही थी। अतएव कैथरीन को मोड़ फेर देने के लिए नियुक्त कर लिया गया। कनक के आने की खबर मिलते ही सर्वेश्वरी ने उसे बुलवाया। माँ जी बुलाती हैं, मैना ने आकर कहा। कनक माता के पास गई। मेम साहब से अभी तुम्हारे ही विषय में बातें हो रही थी। कनक की भौहों में बल पड़ गए। कैथरीन ताड़ गई। बोली, यही कि अगर कुछ दिन और पढ़ लेते तो अच्छा होता। कनक खड़ी रही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। कनक ने तीव्र दृष्टि से कैथरीन को देखा। यूरोप चलने का विचार है? हाँ, सितंबर में तय रहा। अच्छी बात है। सर्वेश्वरी कनक की बेफास आवाज से प्रसन्न हो गई। माता की बगल में ही बैठ गई कनक। विजयपुर के राजकुमार का राज तिलक है। कनक कांप उठी जैसे जल की तरंग। मन में बहती हुई सोचने लगी, राजकुमार का राज तिलक? हमने बयाना भी ले लिया है। 200 रुपए रोज, खर्च अलग। कब है? हमें परसों पहुंच जाना चाहिए। मैं चलूंगी। तुम्हें बुलाया था पर हमने इनकार कर दिया। कनक माता की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगी। क्या करते? हमने सोचा शायद तुम्हारा जाना ना हो। नहीं, मैं चलूंगी। तुम्हारे लिए तो विशेष आग्रह था उनका। मेम साहब, क्या साथ चलने के लिए आपको फुर्सत होगी? फुर्सत कर ली जाएगी। कैथरीन की आंखें रुपयों की चर्चा से चमक उठी थी। तुम्हें 501 रुपए रोज देंगे अगर तुम महफिल में जाओ। कनक के हृदय में मानो एक साथ किसी ने 1000 सुइयां चुभो दी। दर्द को दबाकर बोली, सोचूंगी। सर्वेश्वरी की मुरझाई हुई लता पर आषाढ़ की शीतल वर्षा हो गई। ये बात है, अपने को संभाल लो। तमाम उम्र बर्बाद करने से फायदा क्या? हृदय की खान में बारूद का धड़ाका हुआ। करुण अधखुली चितवन से कनक राजकुमार का चित्र देख रही थी, जो किसी तरह भी हृदय पट से नहीं मिट रहा था। मन में कह रही थी, सुनते हो पुरुष, ये सब मुझे किसकी गलती से सुनना पड़ रहा है? चुपचाप दर्द को थाम कर तो तय रहा। हाँ, तार कर दिया जाए। कर दीजिए। तुम खुद लिखो अपने नाम से। कनक झपट कर उठी। अपने पढ़ने वाले कमरे से एक तार लिख कर ले आई। राजा साहब, तार मिला। अपनी माता के साथ महफिल करने आ रही हूँ। सर्वेश्वरी तार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सुनो। कैथरीन कनक को अलग बुला ले गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कनक के स्वभाव का ऐसा चित्र उसने आज ही देखा था। वो उसे ऊपर उसके कमरे में ले गई। वहाँ अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं। बुरा क्या है? मैं इसीलिए तो पैदा हुई हूँ। राजा लोग, मैंने सुना है, बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। हम रुपए पाने पर सब तरह का अपमान सह लेती हैं। तुम्हारा स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। पहले बयाना भी ना आता था। तुम यूरोप चलो। यहाँ के आदमी तुम्हारी क्या कदर करेंगे? मैं वहां तुम्हें किसी लॉर्ड से मिला दूंगी। कनक की नसों में मानो किसी ने तेज झटका दिया।
वो कैथरीन को घूर कर रह गई। तुम क्रिश्चियन हो जाओ, राजकुमार तुम्हारे लायक नहीं। क्या तुम्हारी कद्र करेगा, वो दबता है तुमसे रत्ती आदमी। मैडम, कड़ी निगाह से कनक ने कैथरीन को देखा। आंखों की बिजली से कैथरीन कांप उठी, कुछ समझ ना सकी। मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, तुम्हें ठीक राह पर ले चलने का मुझको अधिकार है। कनक संभल गई। मेरी तबीयत अच्छी नहीं, माफ कीजिएगा, जिस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कनक को एक तीव्र दृष्टि से देखती हुई कैथरीन खड़ी हो गई। कनक पूर्ववत बैठी रही। कैथरीन तेजी से नीचे उतर गई। इसका दिमाग इस वक्त कुछ खराब हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लें, सर्वेश्वरी से कहकर कैथरीन चली गई।